हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। तो लास्ट लेक्चर में हमने देखा था शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट इन प्लांट, राइट। और उसमें हमने देखा था कि शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट आपका कैसे कैसे हो सकता है बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। डिफ्यूजन में हमने देखा था सिंपल डिफ्यूजन, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस। प्लस एक्टिव ट्रांसपोर्ट से भी अपन क्या कर सकते हैं, शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स। और आपने देखा था कि कहीं कहीं पे साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग भी हेल्प करता है किसमें, शॉर्ट डिस्टेंस मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स। उसके बाद हमने प्लांट वाटर रिलेशनशिप देखा था जिसमें वाटर पोटेंशियल, सॉल्यूट पोटेंशियल, है ना, और इन सब का कोरिलेशन देखा था प्रेशर पोटेंशियल। ठीक है, आज अपन देखेंगे लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट। ठीक है, तो एक ये देखो, सबसे पहली बात कि लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट की जरूरत क्यों है। जब हमारे पास ऑलरेडी डिफ्यूजन का प्रोसेस है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट है, तो फिर लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट की जरूरत क्यों, है ना। इसलिए इसके कारण दो रीजन है। सबसे पहला रीजन देखो आप, जो डिफ्यूजन है इट इज अ वेरी स्लो प्रोसेस, है ना। डिफ्यूजन जो है आपका बहुत स्लो प्रोसेस है, इतना स्लो है कि अगर लॉन्ग ट्रीज है, लॉन्ग प्लांट्स है ना, तो उसके एक एंड से दूसरे एंड पे वो चीजों को ले जाने के लिए हो सकता है सालों साल लगा दे, 5 साल 10 साल ऐसे लगा दे टाइम, है ना। तब तक तो डेथ हो जाएगा दूसरे प्लांट पार्ट्स का। पहली बात तो हमें लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट की जरूरत क्यों पड़ी, पहला रीजन यहाँ पे मेंशन भी है कि डिफ्यूजन इज अ स्लो प्रोसेस, इट अकाउंट्स ओनली शॉर्ट डिस्टेंस मूवमेंट। फॉर एग्जांपल, मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स अक्रॉस अ टिपिकल प्लांट सेल अबाउट 15 माइक्रोमीटर टेक्स अबाउट 2.5 सेकेंड, है ना। अब आगे देखो, पहला रीजन तो ये था कि डिफ्यूजन क्या है आपका, बहुत ही स्लो प्रोसेस है, तो सीधा सीधा डिफ्यूजन के ऊपर हम डिपेंड नहीं रह सकते, किसके लिए, सारे ट्रांसपोर्ट के लिए। दूसरी बात, कभी कभी क्या होता है कि कुछ सब्सटेंसेस का जो साइट ऑफ सिंथेसिस है या साइट ऑफ फॉर्मेशन है वह अलग होता है और उसका साइट ऑफ स्टोरेज कहीं बहुत दूर होता है। बात समझो, कुछ ऐसे सब्सटेंस होते हैं जिनका साइट ऑफ प्रोडक्शन कहीं और होता है और उसका साइट ऑफ स्टोरेज बहुत दूर होता है। अब यहां तक ये सब्सटेंस बन तो गया, अगर डिफ्यूजन के ऊपर हम डिपेंड रहे तो ये सब्सटेंस यहां से यहां पहुंचेगा ही नहीं, है ना। तो ये दो रीजन है, पहला क्या, डिफ्यूजन इज अ वेरी स्लो प्रोसेस, दूसरा कभी कभी जो साइट ऑफ प्रोडक्शन है किसी सब्सटेंस का बहुत अलग होता है और उसका साइट ऑफ स्टोरेज कहीं और होता है और वहां तक पहुंचाने में भी डिफ्यूजन क्या सक्सेसफुल नहीं है। दैट्स व्हाई वी नीड लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स। ठीक है, तो ठीक है, जैसे हमने देखा शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट, उसके मैकेनिज्म को देखा कैसे कैसे कर सकते हैं, इसी तरह अपन देखेंगे कि लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट भी कैसे कर सकते हैं अपन, है ना। तो देखते हैं, चलो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट। तो सबसे पहले लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट जो आपका एक प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड है उसको बोलते हैं अपन मास फ्लो या बल्क फ्लो सिस्टम। ठीक है, यह पूरा जो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट आपका बेस्ड है किसके ऊपर है, मास फ्लो या बल्क फ्लो सिस्टम के ऊपर। ठीक है, अब ये मास फ्लो क्या होता है या बल्क फ्लो क्या होता है, नाम से पता चला आपको, मास फ्लो मतलब सब कुछ एक साथ फ्लो कर रहा है, राइट, है ना। तो एक बात आप याद रखना, मास फ्लो और डिफ्यूजन में डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है, मास फ्लो में देखोगे आप क्या लिखा हुआ, देखो, मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस इन बल्क फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर ड्यू टू प्रेशर डिफरेंसेस बिटवीन द टू पॉइंट्स। तो सबसे पहली बात तो यहां पे ये देखना है आपको कि जो मास फ्लो है या जो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट अपन करेंगे वो भी किसके कारण है, देखो यहां पे प्रेशर डिफरेंस के कारण है, मतलब हाई प्रेशर से लो प्रेशर, राइट। दूसरी बात, वाटर, मिनरल्स एंड फूड्स आर जनरली मूव्ड बाय अ मास फ्लो सिस्टम। तो क्योंकि अभी अब किसका देखना, हमें वाटर का मूवमेंट देखना है, लॉन्ग डिस्टेंस मूवमेंट, और फूड का देखना है, तो तीनों का जो आपका मूवमेंट होता है लॉन्ग डिस्टेंस में कैसे होता है, बाय अ सिस्टम कॉल मास फ्लो या बल्क फ्लो सिस्टम। ठीक है, और मास फ्लो में मतलब मास मतलब सब कुछ एक साथ फ्लो करेगा। ठीक है, अब मैं आपको एक बात बता रहा था कि डिफ्यूजन और मास फ्लो में डिफरेंस होता है। ठीक है, तो देखो क्या डिफरेंस होता है। सबसे पहले मास फ्लो को देखो, यहां पे क्या लिखा हुआ, इन मास फ्लो substances in solution or in suspension are swept along at the same pace as in flowing river, but in diffusion different substances move independently depending on their concentration gradients। इसका मतलब क्या है, देखो आप दोनों सिस्टम को देख रहे हैं अपन, मान लेते हैं यहां पे अपन कर रहे हैं मास फ्लो और यहां पे अपन कर रहे हैं क्या, डिफ्यूजन। ठीक है, यहां कर रहे हैं अपन मास फ्लो, उधर क्या कर रहे हैं अपन, डिफ्यूजन कर रहे हैं। तो देखो मास फ्लो क्या है, मास फ्लो में मान लो कि यहां पे जितने भी सब्सटेंस है, जितने भी है, वेदर इट इज इन सॉल्यूशन और सस्पेंशन,
आप समझते होगे बेहतर, सॉल्यूशन किसको बोलते हैं, सस्पेंशन किसको बोलते हैं। जितने भी मॉलिक्यूल्स है यहाँ पे, जितने भी सब्सटेंस है, वेदर इट इज इन सॉल्यूशन और सस्पेंशन, सब एक साथ फ्लो करेगा। वेदर मान लो कि इधर इस वाले मॉलिक्यूल्स का कॉन्सेंट्रेशन इधर कम है, अब बात समझो, इधर कम है, ये तो इधर आएगा ही आएगा। मान लेते इस वाले मॉलिक्यूल का कॉन्सेंट्रेशन इधर ज्यादा है, फिर भी ये इधर ही आएगा, क्योंकि यहाँ पे मास फ्लो हो रहा है। जैसे आप नदी में देखते हो ना, एक नदी में क्या होता है, अगर पानी बह रहा है तो जो भी चीजें उसके रास्ते में आएंगे सबको एक साथ लेके जाएगा। एग्जैक्टली सेम मास फ्लो है, जो भी होगा ये सॉल्यूशन में, सस्पेंशन में, सबको एक डायरेक्शन में लेके जाएगा, ये है ना। लेकिन डिफ्यूजन में ऐसा नहीं होता है। डिफ्यूजन में हम इंडिविजुअल मूवमेंट को देखते हो। मान लेते हैं इधर 4 मॉलिक्यूल्स इधर है ना, ए बी सी डी, है ना, हमने देखा। और इधर भी मान लेते हैं कि बी इधर भी है, ए इधर भी है, सेम मॉलिक्यूल ले लेते हैं, सी इधर भी और डी इधर भी है। हमने देखा ए का कॉन्सेंट्रेशन इधर ज्यादा है तो ए का फ्लो इधर से इधर होगा। हमने देखा बी का ज्यादा है तो बी का इधर से इधर होगा। लेकिन हमने देखा सी का इधर ज्यादा है इस साइड में, तो सी का इधर हो जाएगा। मतलब क्या हो गया, डिफ्यूजन में आपका इंडिविजुअल मूवमेंट होता है। कहां से कहां, जो जिधर हायर कॉन्सेंट्रेशन में होगा उस साइड से लोअर साइड पे जाएगा वो। जबकि मास फ्लो में ऐसा नहीं है। मास फ्लो में जो भी चीज फ्लो करेगा, वेदर इट इज इन सस्पेंशन और सॉल्यूशन, सब एक साथ बहेगा, एक ही डायरेक्शन में जाएगा। जबकि डिफ्यूजन में इंडिविजुअल मूवमेंट होता है। कहां से कहां, जिधर उसका ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन होगा उधर से, जिधर कम होगा उधर। ठीक है, चलो, तो होप आपको समझ में आ गया होगा मास फ्लो और डिफ्यूजन में क्या डिफरेंस है। डिफ्यूजन में इंडिविजुअल मूवमेंट होता है मॉलिक्यूल्स का फ्रॉम द रीजन ऑफ हायर कॉन्सेंट्रेशन टू द रीजन ऑफ लोअर कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, अब देखो अगली बात हमें क्या देखना है। हम क्या टॉपिक देख रहे हैं अभी, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट। ये किसके ऊपर बेस्ड है, मास फ्लो के ऊपर बेस्ड है। ठीक है, अब देखो बल्क मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस इन लॉन्ग डिस्टेंस थ्रू द कंडक्टिंग टिश्यू दैट इज जाइलम एंड फ्लोएम इज कॉल्ड ट्रांसलोकेशन। जो ट्रांसपोर्ट करते हैं ना, एक जगह से उठा के, है ना, दूसरे जगह दूर दूर तक मॉलिक्यूल्स के मूवमेंट को करना, दैट इज कॉल्ड इज ट्रांसलोकेशन। उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं अपन, ट्रांसलोकेशन। ट्रांस मीन्स दूसरे लोकेशन पे भेजना। मान लो यहां से किसी चीज को उठाया हमने और यहां भेज दिया, मतलब इसका मूवमेंट हो गया ना एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ट्रांसलोकेशन। चलो आगे देखो, अब हमें करना क्या है, किसका करना है मूवमेंट, वाटर का और फूड का। तो पहले अपन देख लेते हैं कि ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर देखेंगे, फिर किसका देखेंगे अपन, फूड का। तो आपको पहले से पता है कि वाटर का ट्रांसपोर्ट कौन करेगा, जाइलम, और फूड का कौन करेगा, फ्लोएम। तो पहले अपन देखते हैं कि जाइलम कैसे। अब देखो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट मतलब क्या हो गया, अपन एकदम रूट हेयर से शुरू करेंगे और आपके स्टेम लीफ तक पहुंचाना है पानी को। एग्जैक्टली फूड में भी सेम करना है हमें, रूट हेयर से शुरू करना है, मतलब नीचे से शुरू करेंगे, है ना। मतलब कहने का मतलब यह है, आप देखो जब आप जाइलम की बात करोगे तो जाइलम क्या करता है, वाटर एब्जॉर्ब करता है, कहां से, सॉइल से, है ना। वाटर के साथ साथ क्या क्या आता है, मिनरल्स भी आते हैं और उसको लेके जाता है ऊपर। दैट्स वाई हमने बोला था ये कि जाइलम का जो फ्लो है, या जाइलम जो चीजों को लेके जाता है, उसका डायरेक्शन क्या होगा, यूनी डायरेक्शनल। जब फ्लोएम की बात करेंगे तो देखेंगे फूड सिंथेसाइज कहां होता है, लीफ में मेनली होता है, ऊपर, है ना। और वहां से उसको सब जगह मूवमेंट करना होता है, ट्रांसपोर्ट करना होता है। इसलिए जाइलम के फ्लो को हमने यूनी बोला था और फ्लोएम को फ्लो को क्या बोला था हमने, मल्टी डायरेक्शनल या बाई डायरेक्शनल बोला था। ठीक है, तो चलो पहले देखते हैं अपन वाटर का ट्रांसपोर्ट इन लॉन्ग ट्रांसपोर्ट सिस्टम। ठीक है, तो ये तो पक्की बात है कि वाटर का ट्रांसपोर्ट करेगा कौन, जाइलम करेगा। ठीक है, चलो देखते हैं एक करके। सबसे पहले देखो हमें ट्रांसपोर्ट करना है, मतलब कहां से कहां तक, रूट हेयर। देखो आप ट्रांसपोर्ट का पाथवे क्या होगा, रूट हेयर्स। रूट हेयर सबसे पहले वाटर का एब्जॉर्ब करता है बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। सिंपल सा प्रोसेस है, इसको याद रखने का। जो रूट हेयर है, ये देखो रूट हेयर है, रूट हेयर कैसे करेगा, वाटर एंड मिनरल आर एब्जॉर्ब बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। डिफ्यूजन के प्रोसेस से यहां पे क्या है आपका, सारे वाटर एंड मिनरल्स आ गए। ठीक है, अब हमने कहां लेके आया, रूट हेयर। आपने अगर रूट का एनाटॉमी पढ़ा होगा तो अगला क्या होगा, रूट हेयर के बाद यहां पे आपको मिलेंगे एपिडर्मिस। एपिडर्मिस के बाद हाइपोडर्मिस मिलेगा क्या, ना, रूट में हाइपोडर्मिस नहीं होता है। उसके बाद क्या मिलेंगे, कॉर्टेक्स के सेल, कॉर्टेक्स सेल्स जो लूजली पैक्ड होता है। कॉर्टेक्स के बाद क्या मिलेगा आपको, इसमें आपको मिलेगा एंडोडर्मिस। एंडोडर्मिस के बाद पेरिसाइकिल, और पेरिसाइकिल के बाद तब ये पहुंचेगा कहां पे, जाइलम ऑफ रूट। ध्यान रखो क्या लिख रहा हूं मैं, जाइलम ऑफ रूट, है ना। तो पहले तो हमें वाटर का मूवमेंट कहां करवाना है,
रूट में ही इनर लेयर तक करवाना है ना। पहले तो रूट तक पहुंच जाए, रूट के कहां तक, जाइलम ऑफ रूट तक पहुंच जाए, तब तो अपन ऊपर लेके जाएंगे ना उसको, कहां पे, जाइलम ऑफ स्टेम, जाइलम ऑफ लीफ। तो पहला मोमेंट तो हमें देखना वाटर का कहां पे, रूट के अंदर ही डीपर लेयर्स में, ठीक है। तो देखते हैं पहले रूट के जाइलम तक वाटर कैसे पहुंचता है। जब एक बार जाइलम तक पहुंचा देंगे अपन, किसके जाइलम तक, जाइलम ऑफ रूट तक, उसके बाद उसको ऊपर लेके जाएंगे जाइलम ऑफ स्टेम एंड जाइलम ऑफ लीफ, ठीक है। तो चलो देखते हैं इस पूरे मैकेनिज्म को, जाइलम ऑफ रूट तक कैसे अपन वाटर को पहुंचाते हैं। चलो इसको देखते हैं अपन। एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स occurs by diffusion through millions of root hairs present at the root tips। ये बता दिया मैंने आपको, root hair increases the surface area for absorption, the absorbed water is moved deeper into root layers। यही बात मैं आपको बोल रहा था, deeper मतलब कि root hair ने पहले क्या किया, water और minerals को by the process of diffusion absorb किया। अब यहां पे जो वाटर और मिनरल्स आ गए उसको कहां भेजना अपन, एपिडर्मिस में, फिर कॉर्टेक्स में, एंडोडर्मिस, पेरिसाइकल और फाइनली जाइलम ऑफ रूट। ये कैसे जाएगा, बाय टू मैकेनिज्म। जो डीपर लेयर है उसमें वाटर को कैसे भेजते हैं रूट में अपन, बाय टू मैकेनिज्म, दैट इज दो पाथवे यहाँ पे, एपोप्लास्ट पाथवे एंड सिम्प्लास्ट पाथवे, ठीक है। अब देखो तो नाम बता रहा है आपको, एपोप्लास्ट एंड सिम्प्लास्ट, ठीक है। तो चलो इन दोनों पाथवे को देखते हैं अपन, ठीक है। चलो देखो आप, अपन क्या देख रहे हैं, वाटर मूवमेंट देख रहे हैं अपन, ठीक है। और सिंपल सा प्रोसेस है, अच्छे से देखते जाओ, समझ में आ जाएगा सारी बातें आपको। यहां देखो आप, हमने क्या करा, वाटर और मिनरल्स, वाटर एंड मिनरल्स कहां पहुंच चुका है अभी, रूट हेयर्स बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। अब यहां से इनर लेयर में ले जाने के लिए हमारे पास कितने पाथवे हैं, दो पाथवे हैं। रूट हेयर से अंदर ले जाने के लिए रूट में, पहला आपका एपोप्लास्ट और दूसरा आपका सिम्प्लास्ट, ठीक है। देखो तो यह नाम ही बता रहा है, एपो मीन्स अवे, ठीक है, और प्लास्ट मीन्स क्या हो गया आपका, प्रोटोप्लास्ट ले लो या साइटोप्लाज्म ले लो, है ना, प्रोटोप्लाज्म। चलो एग्जैक्टली देखो, सिम, सिम मीन्स होता है टूवर्ड्स, और फिर से प्लास्ट मतलब वही प्रोटोप्लाज्म या साइटोप्लाज्म, ठीक है। तो नाम ही बता रहा है आपको, एपोप्लास्ट अवे मतलब ये प्रोटोप्लाज्म से दूर भागेगा, और सिम्प्लास्ट मतलब टूवर्ड्स मतलब साइटोप्लाज्म में एंटर करने का ट्राई करेगा। तो बहुत सिंपल सा प्रोसेस है ना, बहुत सिंपल सा प्रोसेस है। क्या सर, एपोप्लास्ट में क्या होगा, पहले एक एक करके समझ लेते हैं। एपोप्लास्ट और सिम्प्लास्ट में क्या होगा, एक और टर्म यहां पे बता दो, फिर इसको एक्सप्लेन करना शुरू करते हैं अपन। यहां पे ध्यान रखो, यहां पे जो फोर्स आपका एप्लीकेबल है, कोहेशन एंड एडहेशन प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर, एडहेशन प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर, जो ये सारा मूवमेंट करवा रहा है ना। और यहां पे आपका अलोंग द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट आपका ट्रांसपोर्ट होगा, यहां भी क्या होगा, अलोंग द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट ही ट्रांसफर होगा, ठीक है। अब देखो बात समझो कैसे ट्रांसपोर्ट हो रहा है। चलो देखते हैं, मान लेते हैं आपका रूट हेयर था जिसने वाटर और मिनरल्स को क्या करा, ऑब्जर्व करा बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। अब ये पहला लेयर क्या है, एपिडर्मिस ले लेते हैं, दिस इज एपिडर्मिस। उसके बाद आपका लूज कॉर्टिकल सेल्स है, लूज कॉर्टिकल सेल्स के बाद क्या है आपका एंडोडर्मिस। एंडोडर्मिस में आप जानते हो किसका डिपोजिशन होता है, कहीं कहीं पे सुबेरिन का, है ना, जिसको अपन क्या बोलते हैं, याद होना चाहिए आपको, कैस्पेरियन स्ट्रिप्स। और जहां जहां इसका डिपोजिशन होगा सुबेरिन का, जिसको कैस्पेरियन स्ट्रिप्स आप बोलते हो, वह वाटर के मूवमेंट को अलाउ नहीं करता है, ठीक है। उसके बाद देखो तो हमने क्या देखा, एपिडर्मिस, दिस इज एपिडर्मिस, दिस इज कॉर्टेक्स, दिस इज एंडोडर्मिस, फिर आपके पेरिसाइकल के सेल्स होते हैं, और तब जाके फाइनली आपको क्या मिलता है, जाइलम एंड फ्लोएम मतलब वैस्कुलर बंडल्स, ठीक है। अब देखो हमें वाटर का मूवमेंट अंदर करवाना है, ठीक है। अब यहां पे तो रूट हेयर में तो आ गया बाय डिफ्यूजन, इसके नीचे कैसे आएगा, बाय एपोप्लास्ट पाथवे या सिम्प्लास्ट पाथवे। अब बहुत सिंपल सा तरीका है, एपोप्लास्ट मींस अवे मतलब जो भी वाटर और मिनरल्स है ना, ये क्या करेगा, ये मान लो कि सेल्स है सारे, कहां तक पहुंचने के, एंडोडर्मिस तक। ये वाटर जो आ रहा है, वाटर और मिनरल्स, ये ऊपर ऊपर से ऐसे ऐसे सेल सरफेस से होते हुए, और जो इंटरसेलुलर स्पेसेस है, मतलब एपोप्लास्ट में क्या हो रहा है, सेल सरफेस
मतलब सेल वॉल के सरफेस और बीच बीच में जो आपके गैप है, इंटरसेलुलर स्पेसेस, वाटर का मूवमेंट ऐसे हो रहा है, ठीक है। तो इसीलिए बोलते हैं एपोप्लास्ट, मतलब ये साइटोप्लाज्म में कभी एंटर नहीं कर रहा वाटर आपका, है ना। वाटर मॉलिक्यूल्स डज नॉट क्रॉस द सेल मेम्ब्रेन, क्योंकि ये सेल वॉल के ऊपर ऊपर ऐसे ऐसे आपका ट्रांसपोर्ट हो रहा है। हाँ, तो एपोप्लास्ट में कोई पूछे तो कैसे मूवमेंट हो रहा है, तो एपो में आप बोलोगे कैसे, चलो देखो, तो कैसे बोलोगे आप एपोप्लास्ट में? एपोप्लास्ट में जो मूवमेंट हो रहा है कहां से कहां हो रहा है, थ्रू सेल वॉल एंड एंटो सेलुलर स्पेसेस, राइट। यहां पे क्या हो रहा है, कभी भी सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर रहा है, वाटर मॉलिक्यूल्स ऐसे ये सेल सरफेस होते हुए क्या कर रहा है, इंटरसेलुलर स्पेसेस तो आगे बढ़ रहा है। लेकिन कहां तक आगे बढ़ के आएगा, टिल एंडोडर्मिस, है ना। क्यों भाई ऐसा, एंडोडर्मिस में क्या होगा, एंडोडर्मिस में आपको पहले बताया वहां पे क्या होता है, चलो एंडोडर्मिस के सेल्स बना लेते हैं सीधा। यहां पे आपको पहले बोला मैंने, यहां पे क्या है आपका कैस्पेरियन स्ट्रिप्स, है ना। सुबेरिन का डिपोजिशन होता है जो वाटर को अलाउ नहीं करता है पास होना अपने थ्रू, ठीक है। तो यहां तक तो आपका पानी कैसे पहुंच गया, होप आपको समझ में आ रहा है। पहले रूट हेयर, रूट हेयर में कैसे पहुंचा, बाय डिफ्यूजन। वहां से कहां आया, एपिडर्मिस, एपिडर्मिस से कहां आया, कॉर्टेक्स, कॉर्टेक्स से कहां आया, एंडोडर्मिस। अभी एपोप्लास्ट पाथवे की बात कर रहे हैं। और कैसे आया एंडोडर्मिस तक आपका, थ्रू सेल वॉल, सेल सरफेस और इंटरसेलुलर स्पेसेस होते हुए पानी कहां पहुंच गया, एंडोडर्मिस तक। अब देखो, अब तो यहां पे डिपोजिशन है सुबेरिन का, कैस्पेरियन स्ट्रिप्स है, पानी को अलाउ नहीं करेगा आगे जाने देना, ठीक है। तो जहां जहां पे सुबेरिन का डिपोजिशन नहीं होता है ना, पानी वहां से होते हुए कहां पे एंटर कर जाता है, साइटोप्लाज्म ऑफ एंडोडर्मिस सेल्स। ध्यान रखो, साइटोप्लाज्म ऑफ एंडोडर्मिस सेल्स। आ रही बात समझ, क्या हुआ, अभी तक सेल सरफेस मतलब सेल वॉल और कहां से इंटरसेलुलर स्पेसेस होते हुए कहां तक पहुंचा, एंडोडर्मिस तक। लेकिन चूंकि एंडोडर्मिस पे क्या आपका कैस्पेरियन स्ट्रिप्स है, वहां पे सुबेरिन का डिपोजिशन है, वाटर को अलाउ नहीं करता है सेल सरफेस के थ्रू मूव करना, इसलिए पानी को कहां एंटर करना पड़ता है, साइटोप्लाज्म ऑफ एंडोडर्मिस सेल्स। मतलब क्या हो गया, यहां से मूवमेंट जो पानी का हो गया, कैसा हो गया आपका, सिम्प्लास्टिक। अभी आपको समझ में नहीं आ रहा होगा सिम्प्लास्टिक मतलब, बता रहा हूं अभी। चलो, तो हमने कहां तक पहुंचा दिया, एंडोडर्मिस तक। एंडोडर्मिस में आके पानी कहां एंटर कर गया और मिनरल्स साइटोप्लाज्म को टच कर गया, ठीक है। चलो एपोप्लास्ट को यहां पे रखते हैं। अब देखते हैं अपन सिम्प्लास्ट क्या होता है। सिम्प्लास्ट में सिंपल सी बात क्या है, यहां पे थ्रू साइटोप्लाज्म आपका मूवमेंट होगा, थ्रू साइटोप्लाज्म। मतलब मान लो दो सेल है, आप जानते हो दो सेल कैसे कनेक्ट होता है, विद द हेल्प ऑफ प्लाज्मोडेस्माटा। तो वाटर मॉलिक्यूल्स आया, इसके अंदर घुस गया, साइटोप्लाज्म में आया, फिर यहां से प्लाज्मोडेस्माटा हुआ दूसरे सेल में आया, फिर इसी तरह इसे तीसरे सेल में आएगा, इसी तरह चौथे सेल में आएगा, ऐसे करते करते कहां पहुंच जाएगा, एंडोडर्मिस के साइटोप्लाज्म। चलो, दोनों तरीके से हमने कहां तक पहुंचा लिया पानी को, एंडोडर्मिस ऑफ साइटोप्लाज्म। सिम्प्लास्टिक समझ में आया आपको। यहां पे सीधा सीधा क्या हो रहा है, इसमें क्या हो रहा था एपोप्लास्ट में, सेल मेम्ब्रेन क्रॉस नहीं हो रहा है, सेल वॉल और इंटरसेलुलर स्पेस होते होते हुए कहां पहुंचा हो, एंडोडर्मिस तक। एंडोडर्मिस में कैस्पेरियन स्ट्रिप्स है, इसलिए कहां एंटर कर गया है, साइटोप्लाज्म ऑफ एंडोडर्मिस। चलो, अब सिम्प्लास्ट में यही किया हमने, यहां पे वाटर मिनरल्स आया और ये सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करता है, साइटोप्लाज्म में आया, फिर प्लाज्मोडेस्माटा हुआ नेक्स्ट सेल, फिर से वही प्लाज्मोडेस्माटा हुआ उसके अगले सेल में, फिर प्लाज्मोडेस्माटा, मतलब ऐसे आपका इंटरकनेक्टेड प्लाज्मोडेस्माटा है जो वाटर और आयंस के, मिनरल आयंस के ट्रांसपोर्ट को करवा रहा है। कहां तक पहुंचा दिया, एंडोडर्मिस ऑफ साइटोप्लाज्म। तो आप क्या देख रहे हो, जब हम एंडोडर्मिस पहुंच गए, है ना, जो साइटोप्लाज्म ऑफ एंडोडर्मिस तक पहुंचे, यहां से आपको एक ही रास्ता दिखाई दे रहा, कौन, सिम्प्लास्टिक। क्योंकि जो एपोप्लास्ट वाला वाटर और मिनरल्स था वो भी कहां एंटर कर चुका है, साइटोप्लाज्म, और सिम्प्लास्टिक तो ऑलरेडी साइटोप्लाज्म के थ्रू ही हो रहा है ना। तो ये कहने का मतलब है, एनसीईआरटी में आपके लाइन लिखा हुआ है कि फाइनली द मूवमेंट ऑफ वाटर इज सिम्प्लास्टिक, एक ही रास्ता बचता है, सिम्प्लास्टिक इन साइटोप्लाज्म ऑफ एपिडर्मिस, ठीक है। तो हमने कहां तक पहुंचा दिया वाटर को, एंडोडर्मिस तक पहुंचा दिया, ठीक है। अब एंडोडर्मिस से हमें कहां पहुंचाना है, मेनली जाइलम ऑफ रूट। वो कैसे होगा, देखो, अब देखो हमने कहां तक पहुंचा दिया, एंडोडर्मिस, एंडोडर्मिस। अब यहां से हमें पेरिसाइकिल, और वहां से कहां पहुंचाना है हमें, साइटोप्लाज्म, सॉरी जाइलम ऑफ रूट। अब देखो यहां पे होता क्या है, एंडोडर्मिस में ना Na+ का डिपोजिशन होता है, किसका, सोडियम आयंस होते हैं Na+, है ना, किसमें,
एंडोडर्मिस के साइटोप्लाज्म में। अब एंडोडर्मिस क्या करता है, जाइलम में, है ना, इस Na+ का ट्रांसपोर्ट करना शुरू कर देता है। कैसा ट्रांसपोर्ट? एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ऐसा एक्टिव। आ रही बात समझ? हमने अभी तक पानी को कहां भेज दिया? एंडोडर्मिस तक, ठीक है। अब हमें कहां भेजना है? जाइलम ऑफ रूट। तो एंडोडर्मिस से पेरिसाइकिल, है ना, और ये सारा मूवमेंट होता है कैसे? देखो, एंडोडर्मिस में Na+ का डिपोजिशन होता है। एंडोडर्मिस क्या करता है? एक्टिवली ट्रांसपोर्ट करना शुरू कर देता है। किसको? Na+ को, फ्रॉम एंडोडर्मिस टू जाइलम। अब एक चीज बताओ, जाइलम में Na+ ऐड होते जा रहा है। अब कहां से? क्योंकि एंडोडर्मिस इसमें एक्टिवली ट्रांसपोर्ट करते जा रहा है। किसका? Na+ का। तो पक्की बात है, यहां पे आपको क्या दिख रहा है? तुरंत अब कॉन्सेप्ट लॉ, वाटर पोटेंशियल वाला। यहां पे क्या हो रहा है? सॉल्यूट ऐड होते जा रहा है। इसका मतलब जाइलम के अंदर वाटर पोटेंशियल क्या हो गया? जाइलम के अंदर वाटर पोटेंशियल कम हो गया। सर कैसे? क्योंकि बेटा सॉल्यूट ऐड होते जा रहा है ना। जैसे ही अपन सॉल्यूट ऐड करेंगे वाटर पोटेंशियल कम हो गया, मतलब जाइलम के अंदर वाटर पोटेंशियल कम, और जो सराउंडिंग सेल्स है इसके, कौन सराउंडिंग सेल्स? एंडोडर्मिस पेरिसाइकिल, उसका वाटर पोटेंशियल क्या हो गया? ज्यादा। सारा पानी जो एंडोडर्मिस और पेरिसाइकिल में था कहां एंटर कर जाएगा? जाइलम में। देखो कैसे मूवमेंट हुआ जाइलम में। कैसे? पहले एंडोडर्मिस क्या किया? यहां पे लो वाटर पोटेंशियल क्रिएट कर दिया ताकि पेरिसाइकिल और एंडोडर्मिस में जो भी वाटर मॉलिक्यूल्स है सब कहां एंटर कर जाए? जाइलम ऑफ रूट। होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा कि जाइलम ऑफ रूट तक पानी को कैसे पहुंचा दिया। अगर समअप करें ना 30 सेकंड में खत्म हो जाएगा। सर पहले क्या हुआ? वाटर और मिनरल्स को कौन लिया? रूट हेयर्स बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। उसके बाद इनर लेयर में लाना हमें जाइलम ऑफ रूट तक। तो कैसे आएगा सर? दो पाथवे, एपोप्लास्टन, सिम्प्लास्ट। सिम्प्लास्ट में सर साइटोप्लाज्म को क्रॉस करते हुए जाएगा अंदर तक, है ना, और एपोप्लास्ट में सर सेल वॉल और इंटरसेलुलर स्पेसेस के थ्रू जाएगा। कहां तक? एंडोडर्मिस तक, है ना, क्योंकि एंडोडर्मिस में सर कैस्पेरियन स्ट्रिप होता है, वाटर के मूवमेंट को अलाउ नहीं करता है। वहां से एक ही पाथवे बचता है फिर सिम्प्लास्टिक, ठीक है। अब सिम्प्लास्टिक मूवमेंट आपका होता रहेगा, ठीक है, और सिम्प्लास्टिक मूवमेंट के थ्रू पानी कहां पहुंचेगा? एंडोडर्मिस तक आ गया। अब एंडोडर्मिस हमें भेजना है जाइलम ऑफ रूट, उसके थ्रू कैसे जाएगा? एंडोडर्मिस में जो Na+ है उसका एक्टिव ट्रांसपोर्ट होगा जाइलम में, जिसके कारण जाइलम के अंदर लो वाटर पोटेंशियल हो गया, और सराउंडिंग सेल मतलब एंडोडर्मिस एंड पेरिसाइकिल में हाई वाटर पोटेंशियल। वाटर का मूवमेंट थ्रू कहां हो जाएगा? हाई वाटर पोटेंशियल टू लो वाटर पोटेंशियल, मतलब सारा पानी और आयंस आपके आके कहां जमा हो गए? अब जाइलम ऑफ रूट में, ठीक है। तो कहां तक पहुंचा दिया हमने पानी को, और पानी के साथ जो मिनरल आयंस है उसको जाइलम ऑफ रूट तक। अब जाइलम ऑफ रूट तक पहुंचा दिया, अब हमें कहां भेजना है? अब हमें भेजना है जाइलम ऑफ स्टेम, जाइलम ऑफ लीफ, मतलब ऊपर भेजना है अब हमें, है ना, जिसको एसेंट ऑफ सैप बोलते हैं पर, ठीक है। चलो अब देखते हैं। तो एक एक चीज देखो आप ढंग से, बहुत सिंपल है। अब अपन को करना क्या है? पानी कहां पहुंच गया? जाइलम ऑफ रूट। अब इसको कहां भेजना है? वाटर मूवमेंट अपवर्ड्स, मतलब ऊपर। ऊपर मतलब कहां? जाइलम ऑफ लीफ प्लस स्टेम, यहां भेजना अपन को, ठीक है। अब ऊपर कैसे भेजा जाए पानी को? अब जाइलम ऑफ रूट तक तो पहुंचा दिया सर, उसके लिए हमें लगा डिफ्यूजन और एपोप्लास्ट एंड सिम्प्लास्ट पाथवे। अब सर ऊपर कैसे भेजा जाए? ऊपर भेजने का भी तरीका है ना, इसके लिए भी दो मैकेनिज्म काम करेंगे ये ऊपर मूवमेंट करने के लिए। पहला है आपका रूट प्रेशर, पहला कौन सा आपका? रूट प्रेशर, और दूसरा है आपका ट्रांसपीरेशन पुल। पहला क्या आपका? रूट प्रेशर, दूसरा क्या आपका? ट्रांसपीरेशन पुल। अब याद रखो ये जो मूवमेंट ऑफ वाटर अपवर्ड होता है ना, उसको कहीं कहीं पे आपको ये भी लिखा हुआ मिलेगा एसेंट ऑफ जाइलम सैप। मतलब जाइलम सैप मतलब जो जाइलम है, वाटर है उसके अंदर, फिर मिनरल्स है, उन सबको बोलते हैं जाइलम सैप, है ना। उसका हमें जो मूवमेंट ऊपर की तरफ जब करवाते हैं तो उसी को बोलते हैं अपन एक्सेंट ऑफ सैप, ठीक है। अब देखो दो तरीके से हो सकता है, कौन कौन सा? रूट प्रेशर और ट्रांसपीरेशन पुल। रूट प्रेशर आपको ध्यान रखने का, यह पॉजिटिव हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है, पॉजिटिव हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। अब उम्मीद करता हूं कि आपको हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर पता हो, है ना। हाइड्रो मीन्स वाटर, है ना। किसी भी सेल के अंदर पानी का जब मूवमेंट होगा तो पानी का मूवमेंट के कारण क्या होगा? यहां पे एक प्रेशर क्रिएट होगा, दैट प्रेशर इज कॉल्ड हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। तो जो रूट प्रेशर है कैसा प्रेशर है आपका? पॉजिटिव हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। और ट्रांसपीरेशन पुल कैसा है? वेरी इंपॉर्टेंट, नेगेटिव हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। ये ध्यान रखने का, बच्चे उल्टा फुल्टा करते हैं इसमें। तो जो आपका रूट प्रेशर है दैट इज पॉजिटिव हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, और जो आपका
ट्रांसपिरेशन पुल है, दैट इज नेगेटिव हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। बोलोगे सर ये पॉजिटिव नेगेटिव मतलब जो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ग्रेविटी की तरफ होगा, है ना, उसको बोलते हैं पॉजिटिव, और जो ग्रेविटी के अगेंस्ट होगा उसको बोलते हैं नेगेटिव हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। ठीक है, तो ट्रांसपिरेशन पुल ऊपर की तरफ लेके जा रहा है ना पानी को, है ना, वह नेगेटिव हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर का एग्जांपल है। अब आपको एग्जांपल भी दिया हुआ, रूट प्रेशर किसमें देखने को मिलेगा, आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है गार्डन हॉज, है ना, और ट्रांसपिरेशन पुल सक्शन थ्रू अ स्ट्रॉ। जब आप कोल्ड ड्रिंक्स पीते हो वहां पे आपको क्या देखने को मिलता है, नेगेटिव हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। ठीक है, तो अपन अब दो मेथड से ऊपर भेज सकते हैं, रूट प्रेशर और ट्रांसपिरेशन पुल के थ्रू। अब देखो इसमें ये लिखा हुआ है वाटर मूवमेंट ऑफ अ प्लांट, दैट इज इसी को अपन बोलते हैं टैप। ठीक है, वाटर मूव्स अप अ स्टेम अगेंस्ट ग्रेविटी सो इट नीड्स एनर्जी। ठीक है, रूट प्रेशर, दो चीज अब इसको भेजेगा। ठीक है, पहला क्या, रूट प्रेशर, एज आयंस फ्रॉम द सॉइल आर एक्टिवली ट्रांसपोर्टेड इनटू द वास्कुलर टिश्यूज ऑफ द रूट्स, water follows its potential gradient and increases the pressure inside the xylem. This positive pressure is called root pressure. It helps to push up water to a small heights in the stem. पहली बात समझो, जब ये सारा यहां पे आपका क्या हुआ था, ट्रांसपोर्ट हुआ, मतलब यहां पे सब कुछ जब आपका एब्जॉर्ब हुआ रूट हेयर्स में। ठीक है, तो अब एक चीज बताओ, जब आयंस हम भेज रहे हैं किसके अंदर, रूट हेयर के अंदर, ध्यान दो आयंस भी जा रहा है वाटर के साथ, आयंस जब जा रहा है रूट हेयर के अंदर तो इसका मतलब क्या रहा है, जैसे जैसे आयंस उसके अंदर जा रहा है वहां पे वाटर पोटेंशियल कम होते जा रहा है। इसी के कारण क्या होता है, आपके सॉइल से पूरा वाटर एब्जॉर्ब होता है रूट में। कहने का मतलब भी बोला हूं मैं, मान लो कि ये रूट है, इसमें क्या हुआ, आयंस जाना शुरू हुआ, आयंस जैसे ही इसके अंदर जाएगा तो इसके अंदर रूट हेयर के अंदर क्या हुआ, वाटर पोटेंशियल कम हो गया ना, क्योंकि सॉल्यूट जा रहा है, तभी तो सारा वाटर कौन एब्जॉर्ब करता है, रूट हेयर आपका एब्जॉर्ब कर लेता है, कहां से, सॉइल से। ठीक है, तो जब वाटर अंदर जा रहा है रूट हेयर के अंदर, रूट हेयर के अंदर सेल से है ना, जब वाटर उसके अंदर जा रहा है तो एक चीज बताओ, वहां पे प्रेशर क्रिएट होगा कि नहीं, अभी तो बताया कहीं पे भी वाटर का मूवमेंट होगा तो वहां पे एक प्रेशर जनरेट होगा, है ना, तो बिकॉज ऑफ मूवमेंट ऑफ वाटर इनटू रूट हेयर्स यहां पे एक प्रेशर जनरेट हो गया। कौन सा प्रेशर, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, और एक ऐसा प्रेशर है पॉजिटिव हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, एंड दैट प्रेशर इज कॉल्ड रूट प्रेशर। अब इट हेल्प टू पुश ऑफ वाटर टू ए स्मॉल हाइट्स इन द स्टेम। अब रूट प्रेशर इतना तगड़ा प्रेशर नहीं होता है कि पूरा ऊपर तक पानी को पहुंचा दे, ये हेल्प करता है, आप ऐसे बोल सकते हो। किसको, जो मेन पाथवे है पानी को ऊपर ले जाने का, वो कौन है आपका, ट्रांसपिरेशन पुल। उस ट्रांसपिरेशन पुल को ये पुल में हेल्प करता है, आप ऐसे बोल सकते हो। कौन, रूट प्रेशर, क्योंकि रूट प्रेशर में इतना प्रेशर नहीं होता है कि ये पानी को पूरा अकेले पहुंचा दे ऊपर तक, या बस स्टेम में थोड़ी थोड़ी दूर तक पानी को ट्रांसपोर्ट कर सकता है। मतलब ऐसे बोल सकते हैं अपन कि मेन जो पाथवे है ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर अप अ प्लांट, कौन सा आपका, ट्रांसपिरेशन पुल, और उस ट्रांसपिरेशन पुल में थोड़ा बहुत योगदान कौन दे देता है, अपना रूट प्रेशर भी देता है। ठीक है, रूट प्रेशर कैन ओनली प्रोवाइड a modest push in the water transport. It has no major role in the water movement of the tall trees. पहले बता दिया कि मेजर पाथवे कौन सा आपका, ट्रांसपिरेशन पुल। ग्रेटेस्ट रोल ऑफ रूट प्रेशर, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है कि भाई ठीक है, रूट प्रेशर मेनली तो आपका मेन रोल इसका तो है नहीं, क्या करना, वाटर का ट्रांसपोर्ट करवाना ऊपर की तरफ। तो ये करता क्या है, मेन काम इसका यहां पे मेंशन है, जो बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। ग्रेटेस्ट रोल ऑफ रूट प्रेशर इज टू री एस्टैब्लिश द कंटिन्यूअस चेन्स ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स in the xylem which often break under the tensions created by transpiration. सबसे मेन काम जो रूट प्रेशर का है क्या है, वाटर के चेन को बनाए रखना, ताकि वाटर का मूवमेंट हमेशा एक चेन में होता रहे। बोलो सर वाटर का चेन क्या है, आपको पता होना चाहिए, अभी बताऊंगा मैं आपको। कोहेशन, एडहेशन और सरफेस टेंशन क्या होता है। ठीक है, वाटर मॉलिक्यूल्स है ना, यह एक चेन में प्रेजेंट होता है। चेन मतलब वो सब आपस में कनेक्टेड होते हैं विथ अ बॉन्ड कॉल्ड हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, मतलब म्यूचुअल अट्रैक्टिव फोर्स होता है वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में। तो इस चेन को कभी कभी ट्रांसपिरेशन के कारण इस चेन में क्या हो जाता है, टेंशन आ जाता है, तो ये चेन टूट जाएगा तो वाटर का ट्रांसपोर्ट अच्छे से नहीं होगा, है ना। तो इस चेन को मेंटेन रखने का काम किसका है, रूट प्रेशर का। बस इतनी बात समझो, अभी बताऊंगा इस चेन क्या है कोहेशन एडिशन में। ठीक है, इन मोस्ट प्लांट्स मेजॉरिटी ऑफ वाटर ट्रांसपोर्ट अकर्स बाय ट्रांसपिरेशन पुल। पहले ही बता दिया आपको कि मेजर पाथवे जो आपका ऊपर पानी को लेके जाएगा और पानी के साथ जो मिनरल्स हैं उसको लेके जाएगा, वो कौन है आपका, ट्रांसपिरेशन पुल। इसमें थोड़ा बहुत हेल्प करता है कौन, आपका रूट प्रेशर। बट रूट प्रेशर का सबसे मेन काम क्या है, इस वाटर के चेन को किसी भी टेंशन में, किसी भी आपका
प्रेशर में या ट्रांसपिरेशन हो भी रहा है फिर भी इस चेन को बनाए रखना किसका काम है? रूट प्रेशर का मेन काम यही है। अब अपन देखते हैं कि कैसे होता है आपका ट्रांसपिरेशन पुल। रूट प्रेशर तो आप समझ गया, रूट प्रेशर आपको समझ में आया होगा कि जब आयंस का मूवमेंट हुआ रूट में, ठीक है, तो वहां पे वाटर पोटेंशियल कम हो गया, इसके कारण रूट क्या किया, आपको वाटर को सॉइल से लेना शुरू किया और बिकॉज ऑफ मूवमेंट ऑफ वाटर वहां पे एक प्रेशर जनरेट हुआ जाइलम के ऑफ रूट में, दैट इज कॉल्ड एज पॉजिटिव हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर और रूट प्रेशर। ठीक है, तो चलो मेन जो पाथवे है पानी को ऊपर भेजने का कौन सा आपका? ट्रांसपिरेशन पुल। इसमें क्या होगा देखो, इन प्लांट्स द वाटर फ्लो अबआउट थ्रू द जाइलम अचीव्स फेयरली हाई रेट्स, मतलब बहुत अच्छे से ट्रांसपिरेशन पुल हेल्प करता है किसमें? वाटर के मूवमेंट में। देखो ना आप, बहुत अप टू 15 मीटर पर आवर, 1 घंटे में 15 मीटर तक पानी को ऊपर भेज देता है कौन? आपका ट्रांसपिरेशन पुल। और एक ऐसा प्रेशर है नेगेटिव हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, पहले बता दिया। वाटर इज मेनली पुल्ड, इसलिए इस प्रोसेस का नाम क्या है? ट्रांसपिरेशन पुल थ्रू द प्लांट, एंड दैट द ड्राइविंग फोर्स फॉर दिस प्रोसेस इज इन ट्रांसपिरेशन इज कोहेशन टेंशन, है ना? जो आपका ड्राइविंग फोर्स है इस प्रोसेस में वो ट्रांसपिरेशन है, और ट्रांसपिरेशन पूरा किसके ऊपर बेस्ड है? आपका कोहेशन, एडेशन एंड सरफेस टेंशन पे, है ना? इसीलिए इस मॉडल को, कौन सा मॉडल? वाटर मूवमेंट ऑफ अ प्लांट बाय ट्रांसपिरेशन इज कॉल्ड कोहेशन टेंशन ट्रांसपिरेशन पुल मॉडल ऑफ वाटर ट्रांसपोर्ट। अब देखो होता क्या है, ये देखो आप, जो वाटर मॉलिक्यूल्स है, पहले ये समझ लो कोहेशन एडेशन क्या होता है। ठीक है, तो कोहेशन एडेशन की बात करोगे तो वाटर मॉलिक्यूल्स आपस में कनेक्टेड है। ठीक है, द ट्रांसपिरेशन ड्रिवन एसेंट ऑफ जाइलम सैप डिपेंड्स ऑन द फॉलोइंग फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर: कोहेशन, एडेशन, सरफेस टेंशन। कोहेशन क्या है? म्यूचुअल अट्रैक्शन बिटवीन वाटर मॉलिक्यूल्स। आप अगर वाटर मॉलिक्यूल्स का आप देखोगे H2O, तो क्या है? डेल्टा प्लस, और O पे क्या होता है? डेल्टा माइनस। स्लाइटली, मतलब वाटर न्यूट्रल होता है, बट अगर देखे ढंग से तो उसमें क्या होता है? स्लाइटली पॉजिटिव है, नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाता है आपका। देखो S प्लस पे डेल्टा पॉजिटिव है और O पे क्या? डेल्टा नेगेटिव। दूसरा वाटर मॉलिक्यूल्स लेते हैं अपन, फिर इस पे ही है डेल्टा पॉजिटिव, O पे क्या है? डेल्टा नेगेटिव। तो मतलब आपस में देखो आप, H भी है और O भी है। आप जानते हो हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए कौन चाहिए? FON, है ना? ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए क्या चाहिए? एक साइड हाइड्रोजन हो और दूसरी साइड क्या है आपका? FON, कोई भी हो तो क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाता है। तो यहां तो देखो, तो H भी है, O भी है, तो सारे वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है ना? उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को बोलते हैं अपन कोहेसिव फोर्स, है ना? उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को क्या बोलते हैं? कोहेसिव फोर्स, है ना? म्यूचुअल अट्रैक्शन बिटवीन वाटर मॉलिक्यूल्स। मतलब कहने का मतलब जो भी वाटर मॉलिक्यूल्स है वो एक दूसरे से क्या है? अट्रैक्टेड है, एक चेन में है थ्रू दिस हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या किया? वाटर मॉलिक्यूल्स को एक चेन में बांध के रखता है। ठीक है, तो और इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को, जो सारे वाटर मॉलिक्यूल्स को एक साथ बांध के रखा हुआ है, इसको अपन क्या बोलते हैं? कोहेसिव फोर्स, है ना? एडहेसिव, दूसरा टर्म क्या आपका? एडहेसिव फोर्स, मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू डिफरेंट, अगर सेम मॉलिक्यूल के बीच में होगा तो उसको कोहेशन बोलते हैं, दो अलग अलग मॉलिक्यूल्स के बीच में होगा तो उसको क्या बोलेंगे अपन? एडहेशन बोलेंगे, है ना? मतलब एक वाटर होगा और दूसरा कोई दूसरा सरफेस होगा। तो देखो आप, अट्रैक्शन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स टू द पोलर सरफेसेस, सरफेस ऑफ ट्रैकेरी एलिमेंट्स, मतलब जाइलम एंड फ्लोएम। अब देखो होता क्या है, जो वाटर का मूवमेंट होगा कहां से होगा? जाइलम से ही होगा ना। अभी हमें कहां भेजना है पानी को? जाइलम ऑफ स्टेम एंड जाइलम ऑफ लीफ। तो इस जाइलम के सरफेस होते हुए पानी ऊपर जाएगा ना, तो मतलब कि कोई तो है इसको इस सरफेस पे होल्ड किया हुआ, अभी तो पानी ऊपर बढ़ रहा है। आप खुद से आप दिमाग लगाओ, अगर मेरे हाथ पे इसको हमने डाल दिया, अगर इसको कोई फोर्स अगर होल्ड करने वाला नहीं होगा तो गिर जाएगा नीचे, है ना? अगर इस पे मूव कर रहा है मतलब कोई ना कोई फोर्स है जो इसको यहाँ पे होल्ड किया हुआ है। एग्जैक्टली जब वाटर मॉलिक्यूल जाइलम के थ्रू आपका ऊपर जा रहा है तो कोई तो फोर्स होगा जो इसको ऐसे ऊपर बढ़ा रहा है और ये गिर नहीं रहा है ना? दैट फोर्स इज कॉल्ड एडहेसिव फोर्स, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन वाटर मॉलिक्यूल्स एंड द सेल सरफेस ऑफ जाइलम, है ना? अब ये कैसे हो गया? कौन सा फोर्स है सर? वहां पे भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग ही बनता है। कैसे सर? आपने पढ़ा होगा ना कि जो भी ये वॉल होते हैं, वॉल में नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है। क्या होता है? नाइट्रोजन। और वाटर में आपका क्या प्रेजेंट है? H प्रेजेंट है। फिर से यहां पे एक हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाता है इस वॉल और वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में, है ना? तो जब आप देखो वहां पे एक क्या है आपका? जाइलम का वॉल है प्लस
वाटर मॉलिक्यूल्स है, अलग अलग है ना, जाइलम का वॉल वाटर मॉलिक्यूल्स, इसलिए उसको वो भी क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, उसको बोल दिया एडहेशन। और सेम मॉलिक्यूल मतलब वाटर 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 सेम मॉलिक्यूल के बीच में अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है तो उसको बोलते हैं अपन कोहेशन। अब सरफेस टेंशन क्या देखो, इन लिक्विड फेज वाटर मॉलिक्यूल्स आर मोर अट्रैक्टेड टू ईच अदर देन इन गैस फेज, है ना। लिक्विड फेज में देखोगे तो सारे वाटर मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, एक दूसरे के साथ अट्रैक्टेड होते हैं ज्यादा, है ना। और ये अट्रैक्शन क्यों है, बिकॉज ऑफ द कोहेसिव फोर्स, है ना। अब सरफेस टेंशन आपने पढ़ा होगा केमिस्ट्री में होता क्या है ना। तो ये तीन चीज को आपको ध्यान रखना है, क्या, कोहेशन, एडेशन एंड सरफेस टेंशन, ठीक है। वाटर मॉलिक्यूल्स जो एक दूसरे के साथ बंध के रहते, दो कारण है आपका, सरफेस टेंशन एंड कोहेशन, ठीक है। अब देखो इसीलिए इस थियरी को जो वाटर मोमेंटम करवाएंगे ऊपर, इसको अपन बोलते हैं कोहेशन, एडेशन, सरफेस टेंशन थियरी ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर, ठीक है। क्योंकि यही वाटर का प्रॉपर्टीज आपका कोहेशन, एडेशन एंड सरफेस टेंशन जो पानी का मूवमेंट ऊपर की तरफ करवाता है विद द हेल्प ऑफ ट्रांसपीरेशन पुल, ठीक है। अब देखो दीज प्रॉपर्टीज गिव वाटर हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ। कौन सा प्रॉपर्टीज, जो अभी आपने तीन पढ़ा, एडहेशन, कोहेशन एंड सरफेस टेंशन, वह पानी को क्या देता है, हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ। हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ मतलब एबिलिटी टू रेसिस्ट अ पुलिंग फोर्स। पानी जब ऊपर की तरफ मूव करेगा तो उसको ग्रेविटी भी तो नीचे की तरफ खींचना चाहेगा, है ना, लेकिन पानी फिर भी ऊपर मूव करता है। मतलब क्यों, क्योंकि इन सारे प्रॉपर्टीज के कारण, कोहेशन, एडेशन एंड सरफेस टेंशन के कारण पानी एक दूसरे से बंधा हुआ रहता है और एक चेन में इस पुलिंग फोर्स को रेसिस्ट करते हुए एक चेन में ऊपर बढ़ता जाता है, ठीक है। एंड हाई कैपिलरिटी, ये दो टर्म है। टेंसाइल स्ट्रेंथ मतलब होता है कि कोई पुलिंग फोर्स है उसके अगेंस्ट रेजिस्ट करके ऊपर बढ़ना, और टेंसाइल स्ट्रेंथ का समझ गया आप। कैपिलरिटी का मतलब होता है एबिलिटी टू राइज इन थिन ट्यूब्स। जैसे आप कोल्ड ड्रिंक्स पीते हो, आप जैसे ही आपको उसको सक करते हो तो क्या होता है, लिक्विड ऊपर की तरफ थिन ट्यूब में आगे बढ़ता है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कैपिलरिटी। इन प्लांट्स कैपिलरिटी इज एडेड बाय द स्मॉल डायमीटर ऑफ द ट्रैकेरी एलिमेंट्स दैट ट्रैक इट्स इन द वेसल, है ना। अब थिन ट्यूब में जो अगर आपको कैपिलरी मूवमेंट करवाना है तो डायमीटर को क्या कर रखना होता है, कम रखना होता है, ताकि प्रेशर क्रिएट होगा और चीजें ऊपर बढ़ेंगी, ठीक है। चलो ये बेसिक है एनसीईआरटी के लाइन से, तो आपको समझना बहुत जरूरी है। हमने देखा क्या पूरे चैप्टर में, अभी लॉन्ग डिस्टेंस की अगर बात करें अपन स्पेशली, तो बहुत माइनर, बहुत इजी टॉपिक है। हमने देखा सीधा कि सर हमें वाटर का ट्रांसपोर्ट करवा रहे हैं अपन, पहले हमने कहाँ तक पहुंचा दिया, जाइलम ऑफ फ्रूट तक कैसे पहुंचाया देखा आपने। अब हमें ऊपर लेके जाना, उसके लिए दो मेथड है। सम अप करें तो उसके लिए दो मेथड है। पहला क्या, रूट प्रेशर, पॉजिटिव हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। रूट प्रेशर बस हल्का सा सपोर्ट करता है ट्रांसपिरेशन पुल को। मेन पाथवे जो है पानी को ऊपर ले जाने का कौन है आपका, ट्रांसपिरेशन पुल। रूट प्रेशर इज पॉजिटिव हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर एंड ट्रांसपिरेशन इज, ट्रांसपिरेटरी पुल इज नेगेटिव हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। उसके बाद आपने देखा कि सर ये पानी का मूवमेंट ऊपर होता कैसे है, तो पानी की कुछ प्रॉपर्टीज है जो इस मूवमेंट को करवाने में हेल्प करते हैं। कौन सा प्रॉपर्टीज, कोहेशन दैट इज म्यूचुअल अट्रैक्शन बिटवीन सेम मॉलिक्यूल्स दैट इज वाटर मॉलिक्यूल्स, एडहेशन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन वाटर एंड द सरफेस ऑन व्हिच इट इज फ्लोइंग, ठीक है। और तीसरा आपने देखा सरफेस टेंशन, ठीक है। और क्योंकि ये तीनों प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर क्या करते हैं, वाटर मूवमेंट में हेल्प कर रहे हैं, इसलिए इस पूरे तरीका को, जो मेथड है उसको क्या बोलते हैं अपन, कोहेशन, एडेशन, टेंशन पुल थियरी, है ना। अब आगे देखो, अब अपन देखेंगे कि कैसे हो रहा है काम, ट्रांसपिरेशन कैसे आपका पूरा ऊपर तक पानी के लेके जा रहा है। तो चलो देखते हैं। आपको अभी बताया मैंने कि पानी किस फॉर्म में प्रेजेंट है आपका, एक चेन के फॉर्म में प्रेजेंट है, वाटर चेन आपका। मतलब इनके बीच में क्या आपका आपस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, दैट इज कोहेसिव फोर्स, जिसको एक साथ बाइंड करके रखा हुआ है, ठीक है। अब मान लेते हैं एक लीफ सरफेस है, यहां पे क्या है, एक लीफ सरफेस, ठीक है। आपको पहले बता दिया यहां पे पानी कैसे किस फॉर्म में प्रेजेंट है आपका, एक चेन के फॉर्म में प्रेजेंट है। मतलब एक चेन है, इस चेन ब्रेक नहीं होता है, और इस चेन को मेंटेन रखने का किसका काम है, अभी बताया था रूट प्रेशर का। रूट प्रेशर का सबसे मेन काम क्या है, इस वाटर चेन को मेंटेन रखना, ठीक है। अब मान लेते चलो यहां पे ट्रांसपिरेशन हुआ। ट्रांसपिरेशन क्या होता है, वाटर लॉस, राइट, इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर। ट्रांसपिरेशन हुआ या वाटर मॉलिक्यूल्स यहां से बाहर मूव कर गया एटमॉस्फेयर में बिकॉज ऑफ द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपिरेशन। अब देखो तो जैसे ये मान लेते हैं पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, पॉइंट सी, पॉइंट डी, समझाने के लिए पॉइंट ए से एक वाटर मॉलिक्यूल्स निकल गया, मतलब यहां पे क्या हो गया, लो वाटर पोटेंशियल घट गया कि नहीं, क्योंकि पानी निकल गया यहाँ का।
यहाँ पे क्या हो गया, लो वाटर पोटेंशियल, इसके जस्ट पीछे क्या, हाई वाटर पोटेंशियल है, वाटर मॉलिक्यूल्स यहाँ मूव कर गया यहाँ पे। अब जब ये यहाँ मूव कर गया तो यहाँ पे लो हो गया, ये यहाँ मूव कर गया, जब ये यहाँ मूव किया तो यहाँ पे लो हो गया, ये ऐसे करके देखो आप, बिकॉज ऑफ ट्रांसपिरेशन पानी अपने आप पुल होते जा रहा है। जैसे ही यहाँ से निकला, यहाँ पे लो वाटर पोटेंशियल, पीछे वाला इसको रिप्लेस किया, अब यहाँ से हटेगा तो यहाँ लो हो गया, ये इसको रिप्लेस करेगा, ये इसको रिप्लेस करेगा, इसको ऐसे देखो तो एक एक मॉलिक्यूल्स क्या हो गया, पानी आगे बढ़ता चला गया। ये जो क्या हो रहा है, पानी अपने आप पुल हो रहा है, लेकिन कैसे पुल हो रहा है, ये सारा काम शुरू कैसे हुआ, बिकॉज ऑफ ट्रांसपिरेशन, दैट्स व्हाई दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ट्रांसपिरेशन पुल, है ना। इसको क्या बोलते हैं अपन, ट्रांसपिरेशन पुल, क्योंकि ये सारा प्रोसेस की शुरुआत कैसे हुई, ट्रांसपिरेशन के थ्रू। और ये कैसे मूव कर रहा है एक साथ, एक एक कैसे मूव आगे कर रहा है, क्योंकि ये आपस में अट्रैक्टिव फोर्स से क्या कनेक्टेड है। और ये मूवमेंट कहाँ हो रहा है आपका, जाइलम के सरफेस पे। तो कोहेशन, एडहेशन और सरफेस टेंशन के कारण ही ये सारा मूवमेंट पॉसिबल हो रहा है, और इस मूवमेंट को इनिशिएट कौन कर रहा है, ट्रांसपिरेशन, दैट्स व्हाई दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ट्रांसपिरेशन पुल। इस तरह से पानी क्या होगा, पुल होता जाएगा और आपके कहाँ पहुंचता जाएगा, ऊपर जहां जहां इसको जाना है, जाइलम ऑफ स्टेम, जाइलम ऑफ लीफ, दोनों जगह आपका किससे जाएगा, ट्रांसपिरेशन पुल से। होप आपको समझ में आ गया होगा कि वाटर का मूवमेंट कैसे हो रहा है। हमने पूरे प्रोसेस को बहुत बेहतरीन तरीके से देखा कि पहले रूट हेयर में बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन, वहां से क्या हुआ, डीपर लेयर में रूट के गया बाय एपोप्लास्ट एंड सिम्प्लास्ट, उसके बाद क्या हुआ, एपोप्लास्ट सिम्प्लास्ट के बाद उसको और अंदर भेजना था हमें, ठीक है, मतलब ऊपर मूवमेंट कैसा किया हमने, जाइलम ऑफ स्टेम और जाइलम ऑफ लीफ, वहां पे भेजने के लिए हमारा कौन सा तरीका था, रूट प्रेशर एंड ट्रांसपिरेशन पुल। रूट प्रेशर इज पॉजिटिव हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर एंड ट्रांसपिरेशन पुल इज नेगेटिव हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, ठीक है। ट्रांसपिरेशन पुल का कंट्रीब्यूशन वाटर मूवमेंट ऑफ अ प्लांट में बहुत कम होता है। उसका मेन काम क्या है, वाटर चेन को किसी भी टेंशन में मेंटेन रखना ताकि उसका फ्लो होता रहे, ठीक है। तो मेन पाथवे कौन हो गया, ट्रांसपिरेशन, मतलब ऊपर पानी को खींचने के लिए ट्रांसपिरेशन पुल, दैट इज अ नेगेटिव हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, और पानी मॉलिक्यूल्स एक चेन में प्रेजेंट होता है। जैसे ही आपका ट्रांसपिरेशन के थ्रू एक वाटर मॉलिक्यूल्स आपका लॉस होता है, नीचे से एक एक मॉलिक्यूल्स ऊपर बढ़ते जाते हैं, है ना, फ्रॉम हाई वाटर पोटेंशियल टू लो वाटर पोटेंशियल, इस तरह पानी सारे पार्ट्स में पहुंच जाते हैं, ठीक है। तो आगे क्या हमारा, हमने वाटर के ट्रांसपोर्ट को देख लिया। अब अपन को देखना है लास्ट टॉपिक इसमें, दैट इज फूड ट्रांसपोर्ट, है ना, ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स, दैट इज फ्लोएम ट्रांसपोर्ट अब देखेंगे अपन, ठीक है। तो चलो देखते हैं आगे। अब क्या देखा हमने, फ्लोएम ट्रांसपोर्ट, मतलब जो फूड और मिनरल न्यूट्रिएंट्स है उसका ट्रांसपोर्ट कैसे होता है ऊपर की तरफ। आपने वाटर का देख लिया, अब हमें किसका देखना है, फ्लोएम का देखना है, ठीक है। चलो देखते हैं इसको। इट इज द लॉन्ग डिस्टेंस मूवमेंट ऑफ ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, फूड, और फूड में प्राइमरली किसकी बात कर रहे हैं अपन, सुक्रोज की। आपको पता होना चाहिए कि प्लांट फूड बनाता है किस फॉर्म में, ग्लूकोज के फॉर्म में, ठीक है। उसको ट्रांसपोर्ट किस फॉर्म में करता है, सुक्रोज के फॉर्म में, और स्टोर किस फॉर्म में करता है, स्टार्च के फॉर्म में, राइट। ऐसा क्यों बनाता है, ग्लूकोज के फॉर्म में, ट्रांसपोर्ट करता है सुक्रोज के फॉर्म में, ऐसा क्यों, क्योंकि देखो सुक्रोज कैसा है आपका, नॉन रिड्यूसिंग शुगर है, तो इसका ट्रांसपोर्ट आसान होता है इन कंपैरिजन टू ग्लूकोज जो क्या है आपका, रिड्यूसिंग शुगर है, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे अभी, लॉन्ग डिस्टेंस मूवमेंट करना है किसका, हमें फूड का, और फूड क्या होता है, ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स होता है, आपको पता है। फ्रॉम सोर्स टू सिंक, सोर्स किसको बोलते हैं, जहां पे फूड का सिंथेसिस होगा, दैट पॉइंट इज कॉल्ड सोर्स, और जहां पे उसका यूटिलाइजेशन होगा, दैट इज कॉल्ड सिंक, ठीक है। अब दो बातें आप याद रखोगे, सोर्स मतलब जहां पे फूड बन रहा है, सिंथेसाइज हो रहा है। सिंक मतलब दो बातें हो सकती है, या तो यहां पे फूड यूटिलाइज होगा, या क्या हो सकता है यहां पे आपका फूड स्टोरेज भी हो सकता है। तो दोनों याद रखने का, यूटिलाइजेशन भी हो सकता है, स्टोरेज भी हो सकता है, उसको क्या बोलेंगे अपन, सिंक। और सोर्स किसको बोलेंगे, जहां पे फूड आपका बन रहा है, ठीक है। अब देखो, द सोर्स एंड सिंक मे बी रिवर्स्ड, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, और इसी के कारण अपन बोलते हैं कि फ्लोएम ट्रांसपोर्ट कैसा होता है आपका, बाई डायरेक्शनल होता है, ठीक है। क्योंकि जो आपका सोर्स और सिंक रिलेशनशिप है यहां पे, वो क्या है आपका, फिक्स नहीं है। मतलब क्या है, मतलब ये हो गया, मान लो ये लीफ है, फूड यहां पे बना, तो ये क्या हो गया, सोर्स, ये यहां पे भेजा रूट के पास, ठीक है, ये हो गया सिंक। अब मान लो कि रूट ने फूड को स्टोर करके रखा है, और इसके आसपास कोई बर्ड निकला, स्मॉल बर्ड, और इस बर्ड को ग्रो करने की जरूरत है, तो इसको न्यूट्रिएंट चाहिए, तो ये लीफ का इंतजार नहीं करेगा, ये रूट इसको फूड देना शुरू कर देगा। तो देखो, तो अभी रूट सिंक था, लेकिन इस स्मॉल बर्ड के लिए रूट क्या हो गया, क्या हो गया, सोर्स हो गया। तो मतलब यह फिक्स नहीं है कि कौन सोर्स है कौन सिंक है। यहां पे कभी कभी जो सिंक है वो भी सोर्स की तरह एक्ट कर सकता है ना। दैट्स व्हाई वी से
transport through phloem is bidirectional. The source and sink may be reversed depending on the season or the plant's needs. For example, देखो, in early spring the sugar stored in roots is moved to the tree buds for growth and development. तो रूट क्या है? मेनली सिंक है ना, वो खुद लीफ से खाना लेके खा रहा है, लेकिन जो बर्ड उसके आसपास आ गया अर्ली स्प्रिंग में, उस बर्ड को खुद वो खाना देने लग जाता है। कौन? रूट। तो वहां पे रूट कैसे एक्ट करने लग गया? सोर्स की तरह। ठीक है, चलो अब अपन देखते हैं सारा ट्रांसपोर्ट कैसे होगा। ठीक है, द प्रेशर फ्लो या मास फ्लो हाइपोथेसिस, है ना, इट इज द हाइपोथेसिस दैट एक्सप्लेन्स मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसलोकेशन ऑफ शुगर फ्लोएम ट्रांसपोर्ट, है ना। अपन ये क्या है? प्रेशर फ्लो हाइपोथेसिस, मतलब यहां पे हाई प्रेशर ग्रेडियंट से लो प्रेशर ग्रेडियंट में ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट दैट इज फूड का अपन ट्रांसपोर्ट करेंगे। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज प्रेशर फ्लो या मास फ्लो हाइपोथेसिस। ठीक है, अब यहां पे देखो, आपको पहले बता दिया कि फूड बनता है किस फॉर्म में? ग्लूकोज के फॉर्म में। ट्रांसपोर्ट किस फॉर्म में? सुक्रोज के फॉर्म में। चलो देख लेते हैं फाइनली कैसे सारा ट्रांसपोर्ट होगा। तो क्या देख रहे हैं अपन? फूड ट्रांसपोर्ट, और सिंपल है। सोर्स सिंक आप समझ चुके हो। चलो बना लेते हैं अपन। मान लेते हैं ये क्या है? हमारा फ्लोएम है, और इसके बगल में कौन है? आपका जाइलम। दिस इज जाइलम। तो लिख देता हूं मैं, दिस इज जाइलम एंड दिस इज फ्लोएम। ठीक है, क्योंकि वैस्कुलर मंडल पास पास में ही होते हैं। ठीक है, आप जानते हो कि कभी भी आप बनाते होंगे वैस्कुलर मंडल कैसे बनाते हो? जाइलम फ्लोएम पास पास में ही होते हैं। चलो देखो, आप मान लेते हैं यहां पे लीफ है, दिस इज लीफ। यहीं पे खाना बना किस फॉर्म में? ग्लूकोज के फॉर्म में। ग्लूकोज किस फॉर्म में चेंज हो गया आपका? सुक्रोज के फॉर्म में। यहाँ पे खाना बना ग्लूकोज, लीफ में होता है फोटोसिंथेसिस, बना लिया ग्लूकोज। ग्लूकोज किस में कन्वर्ट हुआ? सुक्रोज में, क्योंकि नॉन रिड्यूसिंग है। अब देखो सुक्रोज का क्या होगा यहाँ पे फ्लोएम में? एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ध्यान दो, कैसा ट्रांसपोर्ट किया हमने? एक्टिव। इसको लोडिंग बोलते हैं। लोडिंग मतलब आपके जो कंडक्टिंग टिश्यू है फ्लोएम में फूड अब पहुंच गया। ठीक है, कैसा ट्रांसपोर्ट किया हमने? ये ध्यान रखने का। सुक्रोज का कैसा ट्रांसपोर्ट? एक्टिव। यहां पे मान लो आके सुक्रोज ऐड हो गया बहुत सारा, क्योंकि यहीं पे सुक्रोज को हमने ऐड किया। अब एक चीज बताओ तो, यहां पे जब सुक्रोज ऐड किया तो सुक्रोज आपका सॉल्यूट है ना, यहां पे क्या हो गया? वाटर पोटेंशियल आपका यहां पे क्या हुआ? इस रीजन में यहां पे वाटर पोटेंशियल बहुत कम हो गया। क्यों कम हो गया सर? क्योंकि यहां पे सॉल्यूट का, इस रीजन की बात कर रहे हैं, पॉइंट, इस पॉइंट की, यहां पे सॉल्यूट का एडिशन हुआ। सुक्रोज जैसे ही ऐड किया तो सॉल्यूट है ना, ये सॉल्यूट के एडिशन के कारण यहां पे क्या हो गया? वाटर पोटेंशियल कम हो गया, है ना। वाटर पोटेंशियल कम हो गया। इसके बगल में कौन सा टिश्यू दिख रहा है आपको? जाइलम। यहां पे वाटर पोटेंशियल कम, इस रीजन में क्या हो गया? वाटर पोटेंशियल लो। इसके बगल में एडजेसेंट जो सेल है यहां पे वाटर पोटेंशियल क्या है? हाई, जाइलम है। तुरंत वाटर का फ्लो यहां से यहां होना शुरू हो जाएगा बाय द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस। हाई वाटर पोटेंशियल टू लो वाटर पोटेंशियल। ध्यान दो, सुक्रोज का एक्टिव ट्रांसपोर्ट हुआ, इस रीजन में क्या हो गया? वाटर पोटेंशियल कम हो गया। बगल वाले एडजेसेंट सेल में जाइलम है ना, वाटर पोटेंशियल ज्यादा है। पानी का फ्लो थ्रू कहां से कहां हो गया? हाई वाटर पोटेंशियल टू लो वाटर पोटेंशियल। अब जैसे ही यहां पे पानी आएगा, आपको पहले बता दिया था पानी के कारण क्या क्रिएट होगा? वहां पे प्रेशर, बिकॉज ऑफ फ्लो ऑफ वाटर। कौन सा प्रेशर? हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। तो यहां पे जैसे ही पानी का मूवमेंट होता है ना, इस रीजन में क्रिएट हो जाता है आपका पॉजिटिव हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। पॉजिटिव हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। अब मान लेते हैं नीचे यहां पे रूट ले लेते हैं, जो एक्ट करेगा कैसे? सिंक के जैसे यहां पे, है ना। ये कैसे एक्ट कर रहा था लीफ आपका? सोर्स के जैसा। चलो मान लेते हैं रूट यहां पे है, रूट नीचे ही होता है। आप ऊपर भी दिखा सकते हो मूवमेंट, नीचे भी दिखा सकते हो, है ना, क्योंकि फूड ऊपर भी जाता है नीचे भी जाता है, बाई डायरेक्शनल होता है। मैंने नीचे ले लिया किसको? रूट को एज अ सिंक। अब देखो यहां पे जो प्रेशर क्रिएट हुआ था, कैसा प्रेशर? पॉजिटिव हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। वह प्रेशर क्या करेगा? यहाँ पे जो भी सुक्रोज है उसको धक्का मारना शुरू करेगा। हाई प्रेशर आ गया ना यहाँ पे, हाई प्रेशर से कहाँ जाएगा? ये फूड का ट्रांसपोर्ट होने लगा जहां जहां लो प्रेशर। मान लो इधर लो प्रेशर है, इधर आपका सुक्रोज का ट्रांसपोर्ट हो गया, है ना, फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। ठीक है, ऊपर भी सेम जाएगा। मान लो अगर यहाँ पे लीफ लेते हैं या यहाँ पे स्टेम लेते हैं, तो यहाँ पे क्या होगा? हाई प्रेशर टू लो प्रेशर ऊपर चला जाएगा। अब देखो फूड कहाँ पहुंच गया आपका? हाई प्रेशर टू लो प्रेशर यहाँ पे। अब यहाँ पे कौन है आपका? सिंक। फिर से सुक्रोज का सिंक में कैसा ट्रांसपोर्ट होगा आपका? एक्टिव ट्रांसपोर्ट, याद रखने का, क्योंकि रूट है ना, ऑलरेडी उसमें होगा फूड, लेकिन फिर भी हम इसमें क्या कर रहे हैं? अपन एक्टिव ट्रांसपोर्ट करते हैं। तो ध्यान रखो, इसको लोडिंग बोलते हैं, इसको अनलोडिंग बोलते हैं। सुक्रोज जब लोड किया हमने फ्लोएम में,
तो भी कैसा था, एक्टिव। और सुक्रोज को जहां से अनलोड कर रहे हैं अपन रूट में, तो भी कैसा प्रोसेस है, एक्टिव। अब देखो तो यहां से सारा सुक्रोज निकल गया, मतलब सॉल्यूट हट गया। जैसे ही सॉल्यूट हटा, इस रीजन का वाटर पोटेंशियल क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। बगल में वाटर पोटेंशियल क्या हो गया, कम हो गया। वाटर का फ्लो यहां से यहां हो गया ऑस्मोसिस से। तो देखो आप, वाटर का मूवमेंट जो भी हो रहा है, जब ये जाइलम से फ्लोएम में जा रहा है तो भी ऑस्मोसिस है, और फ्लोएम से जाइलम में आ रहा है तो भी ऑस्मोसिस है। सुक्रोज का लोडिंग, सुक्रोज जब सोर्स से एंटर किया था फ्लोएम में तो भी एक्टिव इसका मूवमेंट था, और जब कहां से, फ्लोएम से सिंक में जा रहा है तो भी कैसा मूवमेंट है, एक्टिव। और इसी के कारण क्या हो रहा है, ये सारा मूवमेंट कंटिन्यूअसली इसी तरह चलते रहता है एक साइकिल के फॉर्म में। आ रही बात समझ। तो देखो तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर में फूड का मूवमेंट हुआ कि नहीं, इसलिए इसको बोलते हैं प्रेशर फ्लो हाइपोथेसिस। ठीक है, होप आपको समझ में आ गया होगा। एक सिंपल सा प्रोसेस है, दैट इज प्रेशर फ्लो हाइपोथेसिस ऑफ फूड। ठीक है, यही बातें यहां पे लिखी हुई थी। आप देखोगे तो यहां पे देखो, यहीं पे सेम दिखाया, शुगर एंटर सीव ट्यूब्स, वाटर फॉलोज बाय ऑस्मोसिस, है ना। ये जैसे ही आपका शुगर मॉलिक्यूल से यहां पे एंटर किया, कहां पे, फ्लोएम में, यहां पे क्या हो गया, लो वाटर पोटेंशियल, आपका वाटर यहां पे इन कर गया बाय द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस। अब क्योंकि यहां पे हाई हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर क्रिएट हो गया, ये यहां पे कैरी करना शुरू किया सारे फूड को इधर से इधर, और एक यहां पे देखो दो ले लिया है यहां पे, एक यहां पे ले लिया क्या है, सिंक, और एक यहां पे ले लिया सिंक। बात समझ में आ रही है। दो मैंने बताया था ना कि ऊपर भी ले सकते हैं, नीचे भी ले सकते हैं। जैसे ही यहाँ पे हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बना, फूड का मूवमेंट नीचे भी हुआ, फूड का मूवमेंट ऊपर भी हुआ। जैसे ही आपका फूड का मूवमेंट यहाँ हुआ, यहाँ से फूड, ये फ्लोएम है वाला पार्ट, फ्लोएम कहाँ, फ्लोएम से फूड कहाँ चला गया, सिंक में। यहाँ पे फ्लोएम से फूड कहाँ आ गया, सिंक में। सिंक में जैसे ही फूड आता है तो यहाँ पे क्या हो गया, लो वाटर पोटेंशियल, सॉरी हाई वाटर पोटेंशियल, और यहाँ पे क्या हो गया, हाई वाटर पोटेंशियल, इसलिए लिखा हुआ है शुगर लीव सिव वाटर फॉलोज बाय ऑस्मोसिस। आ रही बात समझ, जो बात आपको अभी बताया था मैंने उसके फॉर्म में। तो सिंपल सा मेथड है ये। ठीक है, सिंपल सी बात है कि जहां पे शुगर आपका लीव करेगा वहां पे क्या होगा, वाटर पोटेंशियल ज्यादा हो जाएगा, यहां से फिर बगल वाले क्या, जाइलम में पानी का फ्लो हो जाएगा। चलो अब देखते हैं अपन कुछ पॉइंट आपको याद रखना है। प्रेशर पोटेंशियल इज ऑल्सो नोन एज टर्जर पोटेंशियल और टर्जर प्रेशर, इसलिए मैंने आपको दिया है पॉइंट्स। यहां आपको कुछ क्वेश्चंस आते हैं इस चैप्टर में, इसको सॉल्व करने में हेल्प करेगा। ठीक है, दूसरा, न्यूमेरिकली ऑस्मोटिक प्रेशर इज इक्विवेलेंट टू, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। ठीक है, ऑस्मोटिक प्रेशर इज इक्विवेलेंट टू द ऑस्मोटिक पोटेंशियल बट द साइन इज अपोजिट, ये ध्यान रखोगे। ऑस्मोटिक प्रेशर और सॉलिड पोटेंशियल का वैल्यू एक होता है बट साइन उल्टा होता है। ठीक है, उसके बाद एक और टर्म है जिससे क्वेश्चन आते हैं, डीपीडी, डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट। इसको समझ लो जरा। मान लेते हैं एक सॉल्यूशन है प्योर वाटर में, क्या है आपका, सॉल्यूशन इन प्योर वाटर, दिस इज अ सॉल्यूशन इन प्योर वाटर। ध्यान दो एक मिनट, हाँ, ये मान लेते हैं इसमें एक सॉल्यूशन है, प्योर वाटर के अंदर सॉल्यूशन है, और इधर आपका क्या है, एक सॉल्वेंट है, इधर सॉल्वेंट है। ठीक है, हर मॉलिक्यूल का ना खुद का अपना क्या होता है, डिफ्यूजन प्रेशर होता है, मतलब वह प्रेशर जो उसके मूवमेंट में हेल्प करता है, डिफ्यूजन में हेल्प करता है। तो डिफ्यूजन प्रेशर जो सॉल्यूशन का होगा, पक्की बात है, डिफ्यूजन प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन हमेशा कम होगा किससे, डिफ्यूजन प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट से, पक्की बात है। ये प्योर वाटर है तो इसका डिफ्यूजन प्रेशर ज्यादा होगा, और इसमें क्योंकि सॉल्यूट ऐड कर दिया इस प्योर वाटर में हमने, तो इस सॉल्यूशन का आपका डिफ्यूजन प्रेशर कम होगा, है ना। अब डिफ्यूजन प्रेशर इसका कम है और इसका ज्यादा है, तो दोनों में मान लेते हैं डिफरेंस है, डिफ्यूजन प्रेशर का डिफरेंस है ना। इसमें मान लेते हैं 50 है डिफ्यूजन प्रेशर का वैल्यू, और इसमें 40 है ना। तो दोनों में क्या है, डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट, जो ए वाला है, मान लेते हैं जो सॉल्यूशन है ए मान लिए इसको बी, ए जो है सॉल्यूशन, इससे कितना डेफिसिट है, कितना पीछे है डिफ्यूजन प्रेशर में, 10 पीछे है, इसी को बोलते हैं डीपीडी, है ना। डीपीडी मतलब कितना डेफिसिट है, डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट, जो सॉल्यूशन है इस सॉल्वेंट से कितना डेफिसिट है, कितना कम है अपने डिफ्यूजन प्रेशर में, तो कितना कम है, 10। तो ये सॉल्यूशन क्या चाहेगा, इससे पानी निकाल के क्या करें अपन, क्या करें बताओ, ये चाहेगा कि इससे पानी निकाल के क्या करेंगे अपन, पूरा भर ले अपना, मतलब अपने डिफ्यूजन प्रेशर को बढ़ा ले। बात समझ में आ रही है। तो देखो होता क्या है, हमेशा आपका जो डीपीडी होगा, लो डिफ्यूजन प्रेशर, है ना, से हाई डिफ्यूजन प्रेशर में आपका वाटर का मूवमेंट होता है। कहने का मतलब डीपीडी के टर्म्स में ले तो लो डीपीडी टू हाई डीपीडी वाटर का मूवमेंट होगा, लो डीपीडी टू हाई
डीपीडी। सर ये बात समझ में नहीं आई, समझ में नहीं आई तो देखो एक बार फिर से, ये देखो आप, डीपीडी इसका मतलब ही क्या है, डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट, डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट। तो अभी बताया, ये मान लेते एक सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन इन प्योर वाटर, है ना, एक मेम्ब्रेन से आपका अलग है, ये है आपका प्योर वाटर। हर मॉलिक्यूल का क्या होता है, अपना खुद का डिफ्यूजन प्रेशर होता है। तो इसमें जो प्योर वाटर है इसका डिफ्यूजन प्रेशर कम होगा क्योंकि इसमें क्या है, सॉल्यूट मिला हुआ है। तो यहां पे क्या होगा, डिफ्यूजन प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इन प्योर वाटर, इन प्योर वाटर इज लेस इन कंपैरिजन टू डिफ्यूजन प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। ये तो पक्की बात है, वहां पे पूरी तरह से प्योर सॉल्वेंट है तो इसका डिफ्यूजन प्रेशर ज्यादा होगा। तो मान लेते इसका डिफ्यूजन प्रेशर कितना हमने माना था, 50 और इसका 40। मतलब जो ए वाला सॉल्यूशन है वो बी वाले से क्या है, 10 आपका डिफ्यूजन प्रेशर उसका कम है। मतलब इसमें कितने डिफिसिट है, कितने कमी की है, 10 डिफ्यूजन प्रेशर की कमी है, किसमें, सॉल्यूशन ए में। तो इसी को बोलते हैं डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट। अब ध्यान दो, तो ये क्या चाहेगा, इसके से पानी ले लेके अपना डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट, डेफिसिट मतलब कमी को बढ़ा ले। ठीक है, तो आप क्या देख रहे हो, कहां से कहां पानी फ्लो कर रहा है, बोलोगे सर ये तो हाई टू लो हुआ ना, बिल्कुल नहीं, डेफिसिट मतलब कमी। इसका देखो, इसका लो डीपीडी है, क्यों, क्योंकि इसमें डेफिसिट नहीं है तो इसका कम हुआ ना। मेरे पास मान लो कि उधार है 20 रुपए, तुम्हारे पास उधार है कितना, 50 रुपए, तो तुम्हारा हाई डीपीडी है, मेरा क्या लो है, कम डीपीडी क्या है, डेफिसिट, कमी है डीपीडी, है ना। तो मेरा क्योंकि यहां पे क्या है, इसका ज्यादा है डिफ्यूजन प्रेशर तो इसका डेफिसिट कम है, इसका क्या है आपका कम है डिफ्यूजन प्रेशर तो इसका डेफिसिट ज्यादा है, इसके ऊपर ज्यादा उधार है तभी तो इससे ले रहा है। तो वाटर का मूवमेंट हमेशा कहाँ, सिंपल सी बात है, जिसका डिफ्यूजन प्रेशर ज्यादा होगा, है ना, उसका डीपीडी क्या होगा, लो होगा, डेफिसिट कितना होगा, कम होगा। जिसका डिफ्यूजन प्रेशर कम होगा उसका डेफिसिट ज्यादा होगा, है ना। तो वाटर का मूवमेंट हमेशा कहां से कहां होगा, लो डीपीडी टू हाई डीपीडी, इस बात को याद रखने का। वाटर का मूवमेंट हमेशा कहां से कहां, लो डीपीडी टू हाई डीपीडी। ठीक है, अब देखो यही लिखा हुआ है, डीपीडी इज द वाटर एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी ऑफ अ सॉल्यूशन, it is the decrease in the diffusion pressure of any system due to addition of solid particles. Water moves from low dpd to high dpd और dpd का फॉर्मूला क्या है, OP माइनस TP। OP इज ऑस्मोटिक प्रेशर, OP क्या है आपका, ऑस्मोटिक प्रेशर है, यह ध्यान रखने का। चलो इसी के बेसिस पे एक सॉल्व करके आपको क्वेश्चन में दिखाता हूं कि कैसे इस पे आते हैं और कैसा सॉल्व होगा। देखो, इफ 3 cells X, Y and Z are joined to each other and their solute potential and turgor pressure values are given in the figure, then demonstrate the direction of flow of water in the system। आपको 3 सेल दिख रहा है X, Y and Z, तीनों आपस में कनेक्टेड है और तीनों का क्या दिया हुआ है आपका, सॉल्यूट पोटेंशियल एंड टर्जर प्रेशर। क्या दिया हुआ है, सॉल्यूट पोटेंशियल एंड टर्जर प्रेशर। ठीक है, तो वाटर का मूवमेंट कहां से कहां होगा वह आपको दिखाना है। ठीक है, ये ऑप्शन है। चलो दो तरीके से इसको सॉल्व करके देखते हैं। एक अपन पहले वाटर पोटेंशियल के थ्रू देख लेते हैं। चलो देख लेते हैं, वाटर पोटेंशियल अपन निकालना है किसका, ऑफ एक्स, सेल एक्स का वाटर पोटेंशियल। तो देखो तो -50 प्लस 25 ये इक्वल है। ठीक है, इक्वल टू इक्वल टू इक्वल टू, ठीक है, इक्वल टू, यहां देखो इक्वल टू है। देखो आप, तो पहले सेल का एक्स का आपका सॉलिड पोटेंशियल कितना हुआ, -50 और टर्जर प्रेशर कितना है 25। इसका दिया हुआ है -40, टर्जर प्रेशर है 30, इसका आपका -20 और टर्जर प्रेशर है 5। तो सब में देख रहे हो टर्जर प्रेशर पॉजिटिव है और वाटर पोटेंशियल कैसा दे रखा है, नेगेटिव। तो वाटर पोटेंशियल कैलकुलेट कर रहे हैं अपन। ठीक है, वाटर पोटेंशियल अगर आप कैलकुलेट करोगे तो ध्यान दो, ये देखो, अगर आप देख रहे होगे इसका कितना आया वाटर पोटेंशियल, ध्यान दो, -50 प्लस क्या आपका वाटर पोटेंशियल कैसे निकालते हैं अपन, साई एस प्लस साई पी। बोलोगे सर इसमें साई पी तो दिया नहीं हुआ है ना। तो अभी आपको पहले स्लाइड में क्या बताया था, इससे पहले स्लाइड में देखो आप, कोरिलेट करो चीजों को।
प्रेशर पोटेंशियल इज ऑल्सो नोन एज टर्जर पोटेंशियल और टर्जर प्रेशर। ठीक है, तो इसी का हम वहां पे अप्लाई कर रहे हैं कि आप टर्जर प्रेशर को क्या बोल सकते हो, सॉलिड पोटेंशियल बोल सकते हो। ठीक है, तो देखो यहां पे इसका वैल्यू कितना आ गया, -25। अब निकालते हैं अपन वाटर पोटेंशियल ऑफ y, कितना आएगा भाई, y का है -40 + 30 मतलब आ गया -10। और इसी तरह तीसरा का निकाल लेते हैं वाटर पोटेंशियल ऑफ z, कितना है -20 + 5 मतलब -15। और आपको पता है वाटर का मूवमेंट कैसा होता है वाटर पोटेंशियल के टर्म्स में, फ्रॉम हाई वाटर पोटेंशियल टू लो वाटर पोटेंशियल, करेक्ट। अब हाई वाटर पोटेंशियल से लो वाटर पोटेंशियल में कैसे जाएगा, देखो तो निकाल लिया हमने तीनों का। इसका -25 है, इसका -10 है और इसका क्या -15। तो कौन सा सबसे ज्यादा है, -10। -10 किसका दिख रहा है आपको, y का। तो सबसे पहले पानी का फ्लो कहां होगा, y से x और y से z। चलो y से x किस में दिख रहा है हमें, y से x और y से, मतलब यहां पे दिख रहा है हमें, y से x में भी पानी आ रहा है और y से z में भी आ रहा है। अब देख लेते हैं बचा किसका, y से तो देख लिया हमने x में, y से देख लिया हमने z में, अब z का देख लेते हैं। चलो z का कितना है देखो तो -15। ठीक है, और z से हमें देखना है कि y में जाएगा या x में जाएगा। तो z का है आपका -15 और y का कितना देखो तो -10। तो यहां पे तो नहीं जा सकता है। ठीक है, y से z में ही आएगा। z से x में देख लेते हैं, z का है आपका -15 और x का है आपका -25 है, ज्यादा है ना, तो यहां से यहां जाएगा। तो आपका ऑप्शन क्या दिख रहा है, करेक्ट, सी नंबर आपका करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, ये देखा हमने किसके बेसिस पे, वाटर पोटेंशियल के बेसिस पे। अब इसको दूसरे तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं अपन, किस तरीके से, टर्जर प्रेशर के बेसिस पे। चलो टर्जर प्रेशर के बेसिस पे आपको दिखा रहा हूं, देखो टर्जर प्रेशर के मतलब टर्जर प्रेशर सॉरी, आप डीपीडी के बेसिस पे इसको कैलकुलेट कर सकते हो, डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट। चलो देखते हैं डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट के टर्म्स में कैसे कैलकुलेट होगा ये। अभी आपको फिर से एक पॉइंट याद रखना होगा, कौन सा पॉइंट याद रखना होगा आपको, वो पॉइंट है आपका ये, पहले देखो डीप न्यूमेरिकली ऑस्मोटिक प्रेशर इज इक्विवेलेंट टू द ऑस्मोटिक पोटेंशियल या सॉल्यूट पोटेंशियल बट द साइन इज अपोजिट। इस बात को ध्यान रखोगे आप सॉल्व कर लोगे आराम से। देखो पहले लिख लेते हैं फॉर्मूला अपन डीपीडी का, क्या है, डीपीडी इक्वल टू क्या आपका ओपी माइनस टीपी। अभी आपने देखा ऑस्मोटिक प्रेशर इज इक्विवेलेंट टू विच प्रेशर, अभी देखा हमने। ठीक है, कि ऑस्मोटिक प्रेशर आपका किस प्रेशर के इक्वल है, यहां देखो इसको आप याद रखोगे, ऑस्मोटिक प्रेशर किसके इक्वल है आपका, ऑस्मोटिक पोटेंशियल का। चलो सॉल्व कर लेते हैं अब। तो ऑस्मोटिक प्रेशर और आपका यहां पे दिया हुआ है सॉल्यूट पोटेंशियल, लेकिन साइन क्या करोगे आप, पॉजिटिव कर दोगे। तो मतलब यहीं पे लिख दे, अगर इसका ऑस्मोटिक प्रेशर अगर लिखे अपन किसका, सेल एक्स का, तो सेल एक्स का ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होगा, निकाल लेते हैं अपन, डीपीडी निकाल लेते हैं ऑफ एक्स। चलो ऑस्मोटिक प्रेशर कितना दिया हुआ, उसका सॉलिड पोटेंशियल कितना, -50, तो यहाँ पे 50 हो जाएगा। और टीपी कितना दिया हुआ है, टीपी 25 दिया हुआ है, तो हो गया -25। चलो डीपीडी निकालते हैं y के लिए, y के लिए क्या करोगे, फिर से क्या हो जाएगा, -40 दिया हुआ है ना, तो 40 - 30 ये कितना हो जाएगा 10। और फिर z के लिए निकालो, z के लिए कितना होगा, z के लिए क्या दिया हुआ आपका 20 - 5 15। बोलो सर 20 कैसे कर दिया, अभी बताया है ना, कि जो आपका ये सॉल्यूट पोटेंशियल है ना, या ऑस्मोटिक प्रेशर के इक्वल ही होता है वैल्यू में, बट साइन नेगेटिव होगा। तो देखो तो सॉल्यूट पोटेंशियल माइनस में है, तो ऑस्मोटिक प्रेशर क्या किस में होगा, प्लस में होगा। अब देखो तो x का डीपीडी आया 25, y का कितना 10 और z का कितना 15। और क्या पढ़ा आपने, लो डीपीडी से हाई डीपीडी में जाता है पानी हमेशा। तो सबसे लो डीपीडी किसका, y का है, तो y से पक्की बात है x में भी जाएगा, y से z में भी जाएगा। उसके बाद अब बच गया z और x में, देख लेते हैं किसका, x का है 25 और z का है 15, तो पक्की बात है z से x में जाएगा, है ना, लो टू हाई। ठीक है, तो इस तरह से आप देखो डीपीडी के टर्म्स में भी कैलकुलेट कर सकते हो आराम से आप, प्लस वाटर पोटेंशियल के थ्रू भी कैलकुलेट कर सकते हो आप इन क्वेश्चंस को। ठीक है, इस तरह से आज हमने खत्म कर लिया किसको, ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स को। ठीक है, अगले लेक्चर में अपन एक और चैप्टर देखेंगे प्लांट फिजियोलॉजी का, जो कि होगा कौन सा आपका, मिनरल न्यूट्रिशन। आज के लिए चलो, थैंक यू।